नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो एक वक्त था जब इंडिया हर महीने रसिया से लाखों बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया ने पहली बार इंडिया से रिफाइंड पेट्रोल यानी गैसोलीन की शिपमेंट मंगवाई है, और ये कोई सिंबॉलिक डील नहीं है। पहली शिपमेंट ही लगभग 60,000 मीट्रिक टन की बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस रसिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, उसे इंडिया से पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो क्या रसिया के पास ऑयल ख़त्म हो गया, या इसके पीछे कोई और बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी चल रही है? तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि रसिया के पास क्रूड ऑयल की बिल्कुल कमी नहीं है। आज भी सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ रसिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में शामिल है। प्रॉब्लम ऑयल की नहीं है, प्रॉब्लम उस ऑयल को पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी की है, और यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो पिछले कई महीनों से यूक्रेन लगातार रसिया के अंदर मौजूद ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। ड्रोन अटैक्स का फोकस सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं, बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। रिफाइनरीज किसी भी देश के लिए एनर्जी नेटवर्क का हार्ट होती है। क्रूड ऑयल ज़मीन से निकालना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाना सिर्फ एक रिफाइनरी ही कर सकती है। इसी वजह से यूक्रेन ने रसिया की रिफाइनरी कैपेसिटी को प्रेशर में लाने की स्ट्रेटजी अपनाई। जब रिफाइनरी टेम्परेरी तौर पर बंद हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो क्रूड ऑयल होने के बावजूद भी यूजेबल फ्यूल की सप्लाई अफेक्ट होने लगती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रूड ऑयल और पेट्रोल एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, जबकि पेट्रोल उसी क्रूड को रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद बनता है। यानी अगर किसी देश के पास क्रूड ऑयल हो लेकिन रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पर काम ना कर पाए, तो उसे बाहर से रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से रसिया ने इंडिया की तरफ देखा है। अब सवाल ये है कि इंडिया ही क्यों? इसका जवाब पिछले 3-4 सालों में छुपा हुआ है। और बाकी रसिया और इंडिया की दोस्ती के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। तो यूक्रेन वॉर के बाद जब यूरोप और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रसियन ऑयल से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, तब इंडिया ने डिस्काउंटेड रसियन क्रूड ऑयल काफ़ी बड़े लेवल पर ख़रीदा था। इस क्रूड ऑयल को इंडियन रिफाइनरीज ने प्रोसेस किया, और धीरे धीरे इंडिया दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। आज गुजरात के जामनगर से लेकर महाराष्ट्र और दूसरे रिफाइनरीज हब तक इंडिया के पास इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को भी पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से रसिया के लिए इंडिया एक नेचुरल चॉइस बनकर सामने आया। और रिपोर्ट के मुताबिक पहली शिपमेंट में लगभग 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन रसिया भेजी जा रही है, और अगर फ्यूचर में डिमांड बनी रही तो मंथली सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब एक और एंगल समझना ज़रूरी है कि क्या इसका मतलब है कि रसिया एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कहना सही नहीं होगा कि रसिया के पास ऑयल ख़त्म हो गया। असल चैलेंजिंग रिफाइनरी कैपेसिटी पर टेम्परेरी प्रेशर का है, और इसी गैप को फिल करने के लिए रसिया इंपोर्टेड गैसोलीन का सहारा ले रहा है। और अगर आने वाले समय में यूक्रेन के अटैक कम हो जाते हैं और डैमेज रिफाइनरीज दोबारा फुल कैपेसिटी में काम करने लगती हैं, तो रसिया फिर से अपनी डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड खुद पूरी कर सकता है। लेकिन जब तक ये प्रेशर बना हुआ है, तब तक इंडिया जैसे रिफाइनिंग पावर हाउस का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डीएसी की लेटेस्ट मीटिंग में इंडियन आर्मी के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। इन्हीं अप्रूवल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जिससे इंडिया का एयर डिफेंस नेटवर्क और भी पावरफुल होने वाला है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के लिए एडिशनल MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब इंडिया के पास पहले से S-400 आकाश और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तो फिर नए MRSAM की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये सिस्टम बैटलफील्ड में एग्जैक्टली करता क्या है? तो सबसे पहले MRSAM एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिससे स्पेशली एनिमी के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड वेपन को हवा में ही डिस्ट्रॉय करना है। और इस सिस्टम को DRDO और इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने जॉइंटली डेवलप किया है।
और इसका बेस नेवल बराक 8 मिसाइल सिस्टम पर तैयार किया गया है। आज की डेट में इंडियन आर्मी के पास MRSAM की 2 रेजिमेंट ऑपरेशन सर्विस में है, जबकि टोटल 5 रेजिमेंट्स का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और इन 2 ऑपरेशन रेजिमेंट में लगभग 16 मोबाइल लॉन्चर्स और 128 रेडी टू फायर मिसाइल डिप्लॉय किए गए हैं। जब पहले वाले 5 रेजिमेंट की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तब आर्मी के पास 40 लॉन्चर्स और 320 मिसाइल्स होंगी। और अब DAC की लेटेस्ट अप्रूवल के बाद इस फ्लीट को और भी एक्सपेंड किया जाएगा। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि इसका रडार भी है, जो एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज कर सकता है। मिसाइल की बात करें तो इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल अपना पूरा फ्यूल एक साथ यूज़ नहीं करती, कुछ फ्यूल फाइनल स्टेज के लिए बचाया जाता है जैसे ही मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है। दूसरा पल्स एक्टिवेट होता है और मिसाइल को एक्स्ट्रा स्पीड और मनोवरेबिलिटी मिलती है। इसी वजह से ये लास्ट मोमेंट पर भी डायरेक्शन चेंज करके फास्ट मूविंग टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। MRSAM की इंपॉर्टेंस हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली थी, जहां पाकिस्तान ने उस वक्त ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू मल्टीपल एरियल अटैक की कोशिश की थी। तब इंडिया ने अपना मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया था। सबसे आउटर लेयर पर S-400 सिस्टम डिप्लॉयड थे, जबकि मीडियम रेंज कवर देने की जिम्मेदारी MRSAM ने संभाली। ये सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर के ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड थी, जिससे डिफरेंट रडार और मिसाइल सिस्टम्स रियल टाइम में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। खास बात ये थी कि पाकिस्तान ने लार्ज नंबर में अपना रिकॉनेसेंस और कामेकाजी ड्रोन भी डिप्लॉय किया था, ताकि इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क को कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन MRSAM के एडवांस रडार ने इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ और एक्चुअल थ्रेट के बीच डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हुए एयर स्पेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया और इनकमिंग थ्रेट को ट्रैक करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो अब आप इस डील के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।